नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लीजेंड की जिनका नाम भारतीय साहित्य के स्वर्ण युग का पर्याय बन चुका है, महान संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास। हम गहराई से जानेंगे कि कैसे उनके रचे गए शब्दों ने न केवल उस दौर की कला को बल्कि हमारी पूरी सांस्कृतिक विरासत को हमेशा के लिए एक नया आकार दे दिया। विश्व साहित्य में जब भी महान रचनाकारों का जिक्र होता है तो कालिदास को अक्सर पूर्व का शेक्सपियर कहा जाता है। अब जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी तुलना नहीं है। ये उपाधि दुनिया भर के साहित्य में उनके विशाल और अद्वितीय कद को बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाती है। इससे हमें अंदाजा लगता है कि इतिहास और वैश्विक स्तर पर उनका प्रभाव आखिर कितना गहरा रहा होगा। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन से, फिर देखेंगे उनके अमर नाटक और उनका ऐतिहासिक प्रभाव। उसके बाद हम बात करेंगे उनके महाकाव्यों की जिनमें देवी देवताओं और राजवंशों का जिक्र है, और अंत में चर्चा करेंगे मेघदूतम की शानदार लिरिकल पोएट्री पर। चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। नंबर एक महान परिचय। बिल्कुल बेसिक बातों से शुरू करें तो कालिदास केवल एक साधारण कवि या नाटककार नहीं थे। उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार का मुख्य कवि माना जाता है। जरा उस स्वर्णिम युग की कल्पना कीजिए जहां ज्ञान और कला का अद्भुत संगम था। उसी भव्य राजदरबार में कालिदास ने शब्दों के एक सच्चे जादूगर के रूप में अपनी कला को चरम पर पहुंचाया। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। नंबर 2, अमर नाटक और उनका ऐतिहासिक प्रभाव। उनकी सबसे मशहूर रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी का क्रमिक विकास सच में बेहद दिलचस्प है। देखिए, शुरुआत होती है राजा दुष्यंत और शकुंतला की एक बहुत ही इमोशनल और आइकॉनिक लव स्टोरी से। फिर उनके बेटे भरत का जन्म होता है जो आगे चलकर एक महान और प्रतापी शासक बनते हैं। और सबसे कमाल की बात, उन्हीं महान शासक भरत के नाम पर इस विशाल राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। मतलब एक नाटक की पटकथा से लेके एक पूरे देश के नामकरण तक का ये सफर वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और इस रचना का प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। जब सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया तो समझ लीजिए पश्चिमी दुनिया में एक क्रांति सी आ गई। इस अनुवाद ने पूरे यूरोप में भारतीय साहित्य के प्रति एक नया और गहरा रोमांटिक आकर्षण पैदा कर दिया। सच कहें तो यह पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों को जोड़ने वाला एक बहुत ही मजबूत साहित्यिक पुल बन गया था। उनका एक और मास्टरपीस है मालविकाग्निमित्रम। 5वीं शताब्दी का ये नाटक सिर्फ एक और लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये इतिहास का एक सीधा झरोखा है। ये शुंग वंश के शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी को बहुत ही रोचक ढंग से बताता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अग्निमित्र कोई काल्पनिक पात्र नहीं थे। वे शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के बेटे और विदिशा के शक्तिशाली शासक थे। रोमांस को इतिहास की सच्चाई के साथ यहाँ इतनी बारीकी से बुना गया है कि क्या कहने। चलिए अब शिफ्ट करते हैं भाग 3 पर। नंबर 3, महाकाव्य जिनमें देवताओं और राजवंशों की भव्य गाथाएं हैं। अगर हम कालिदास के 2 सबसे बड़े महाकाव्यों को आमने सामने रखें तो एक बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है रघुवंशम जो धरती के राजाओं की बात करता है, रघुवंश के शासकों और खासकर श्री राम की महान विजयों की। और हाँ, विद्वानों का मानना है कि इसमें गुप्त काल के राजाओं की जीतों के कुछ छिपे हुए संकेत भी मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ है कुमार संभवम जिसका पूरा फोकस ईश्वरीय जगत पर है। यह भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह और उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म की अलौकिक कथा सुनाता है। एक तरफ धरती के राजवंशों का यशोगान और दूसरी तरफ ब्रह्मांड के देवताओं की भव्य गाथा। और अंत में हम आते हैं भाग 4 पे। नंबर 4, मेघदूतम और कालिदास की बेमिसाल लिरिकल पोएट्री। मेघदूतम ये सच में कमाल की रचना है। ये सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि विरह और प्रेम का एक बहुत ही डीप और इमोशनल काव्य है। इमेजिन कीजिए, एक यक्ष है जिसे अलका नगरी में रह रही अपनी पत्नी से दूर कर दिया गया है। तड़पते हुए वो उसे एक संदेश भेजना चाहता है और उसका मैसेंजर कौन है? कोई इंसान नहीं बल्कि एक बादल। एक निर्जीव मेघ को इंसानी भावनाओं का दूत बनाकर पेश करना कालिदास के इमेजिनेशन का ये लेवल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। तो जाते जाते हम सबको इस एक सवाल पर जरा गौर करना चाहिए। एक 5वीं शताब्दी के कवि की वो अद्भुत इमेजिनेशन जिसने एक तरफ तो पूरे देश के नामकरण की कहानी रची और दूसरी तरफ एक आम से बादल को प्रेम का दूत बना दिया, वो आज
इतने सदियों बाद भी हमारी साहित्यिक विरासत को कैसे डिफाइन कर रही है। ये हमें याद दिलाता है कि समय भले ही कितना भी बीत जाए, कालिदास के रचे गए वो संस्कृत के अमर शब्द आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।